हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम लोग महात्मा गांधी के क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, दर्शन के लिए, साहित्य के लिए या समाज सुधार के लिए क्या किया, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्लास महात्मा गांधी के ऊपर नहीं है बल्कि उनके विचारों के ऊपर है, जो कि सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही ब्रीफ में, महात्मा गांधी आप सभी लोग जानते हैं, हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। वो एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं और वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। और देश के लिए, देश की जनता के लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे योगदान किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो एक सत्यवादी के रूप में जाने जाते हैं। सत्य के साथ उनका प्रयोग रहा है और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो ये दर्शाती है कि वो सत्य के प्रति और अहिंसा के प्रति यानी ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रति कितने कमिटेड थे। तो उनके बारे में इतना जानना अभी आपके लिए काफ़ी है। रेस्ट आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उनका एक विचार जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब भी हम लोग समाज राजनीति की बात करते हैं, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, तो उसमें डिस्कस किया जाता है कि महात्मा गांधी एक क्रिटिक थे मॉडर्निटी के। उन्होंने मॉडर्निटी का क्रिटिसिज्म किया। तो मॉडर्निटी का क्रिटिसिज्म उन्होंने क्यों किया, उनके क्या आर्गुमेंट्स थे, उनका क्या ओपिनियन था, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि मॉडर्निटी से हमारा क्या लेना देना है या मॉडर्निटी किसे समझते हैं। तो देखिए, एटिमोलॉजिकली ये जो मॉडर्निटी टर्म है वो लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन भाषा के मॉडर्नस इस टर्म से बाद में डाउन द लाइन मॉडर्निटी ये इंग्लिश टर्म बना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? मॉडर्नस का अर्थ होता है एक ऐसे पीरियड से, यानी एक तो सबसे पहले ये एक पीरियड को बताता है, यानी एक कालखंड की बात करता है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत सारे अगर कालखंड हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हम कहें कि ये मॉडर्निटी का टाइम है, तो इस कालखंड को हम मॉडर्निटी कब कहेंगे? जब इसके पहले जिस तरीके से चलता आ रहा था समाज या संस्कृति या लोगों के सोचने समझने का जो तरीका था, जो धार्मिक तरीका था या नैतिक तरीके थे, जो भी था, दार्शनिक तरीके थे उनके सोचने समझने के, वो सब जिस पैटर्न में, जिस फ्लो में चल रहे थे, उनमें अचानक से एक शिफ्ट देखने को मिलता है। तो अगर इस पीरियड में आपको ऐसा लगता है कि इसके पहले जो टाइम था उससे कहीं ज़्यादा सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर और लीगल या आप कहें कि पॉलिटिकल लेवल पर, मोरल लेवल पर भी, यहाँ तक कि अगर आपको एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट या चेंज दिखाई देता है, तो आप समझिए कि ये मॉडर्निज्म शुरू हो गया है। और ये तो एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है, एटिमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ज़्यादातर टाइम इसको एसोसिएट किया जाता है उस टाइम से, उस एरा से, जबकि रैशनलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और सेकुलराइजेशन, ये सारे जब एलिमेंट्स पीक पर शुरू हुए, यानी कि जब राइज लेना शुरू किए, तो इस पीरियड को मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म कहा गया। अब मॉडर्निटी के कुछ लक्षण हैं। तो जो मॉडर्निटी है उसके लक्षण यही है कि एक अचानक से शिफ्ट आता है, एक कल्चरल शिफ्ट आता है, जो कि उस सोसाइटी में, इस सोसाइटी में फॉर एग्जांपल अगर ये सोसाइटी है तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़, कुछ नॉर्म्स थे जो कि ट्रेडिशनल थे। तो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं उनमें एक अचानक से शिफ्ट आ जाता है और वो चेंज हो जाते हैं किस तरफ? रैशनैलिटी की तरफ, इंडिविजुअलिज्म की तरफ और स्केप्टिसिज्म की तरफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो मॉडर्निटी है वो टिपिकली रेफ़र करती है उस पीरियड को जो कि 17th सेंचुरी से शुरू हुआ था और लेट 20th सेंचुरी तक चला था। उसके बाद के टाइम को हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी एरा कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्निटी का जो एरा था, जो लेट 17th सेंचुरी से लेट 20th सेंचुरी तक माना जाता है,
और इन फिलॉसफी आप जानते हैं कि फ़िलॉसफी में रेने देकार्त से इसकी शुरुआत की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि रेने देकार्त जो थे वही फादर ऑफ द मॉडर्न फ़िलॉसफी हैं। तो मॉडर्निटी का एक मोटी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मॉडर्निटी इस टाइम पे, अगर 17 to 20th सेंचुरी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में आप जानते हैं बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए, बहुत सारे फिलोसॉफिकल मूवमेंट चल रहे थे, है ना। तो ये वाला एरा है, और जब रिवॉल्यूशंस होते हैं तो रिवॉल्यूशंस में किन चीज़ों की डिमांड आई, इक्वालिटी की डिमांड आई, फ्रेटर्निटी की डिमांड आई, इंडिविजुअलिज्म की डिमांड आई, लिबर्टी की डिमांड आई, सेकुलरिज्म की डिमांड आई। तो इन सब को बेसिकली क्या किया गया, किस चीज़ से जोड़ा गया, मॉडर्निटी से। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था ये रैशनलाइजेशन, रीज़न। इसको इम्पोर्टेंस दिया गया कि इमोशंस पे, फेथ पे ज़्यादा काम न किया जाए, बल्कि थोड़ा स्केप्टिकल एटीट्यूड अपनाया जाए और चीज़ों पे क्वेश्चनिंग की जाए, और देखा जाए कि क्या रैशनल है, क्या रीज़न के साथ सही बैठता है, जस्टिफाइबल है, उसी को एक्सेप्ट किया जाए। न कि सिंपली कोई चीज़ है और चली आ रही है, स्टेटस को बना हुआ है तो ट्रेडिशनली उसको हम फॉलो करते जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो रीज़न को सपोर्ट करने वाले लोग थे, या वो फिलोसोफर्स जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो रैशनल थे, उन्होंने कहा कि इससे डॉगमास बढ़ते हैं और कंजर्वेटिविज्म बढ़ता है, और सोसाइटी में कंजेक्चर्स लोग फॉलो करते हैं और नॉलेज की तरफ नहीं बढ़ते हैं, इसलिए रीज़न को बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इस मॉडर्निटी का इम्पैक्ट हर एक जगह पर हुआ कि अचानक से शिफ्ट आने की वजह से जो चली आ रही थी परंपराएं, या जिस तरीके से सोसाइटी रन कर रहा था, इकोनॉमी रन कर रहा था, लोगों के कल्चर रन कर रहे थे, वो सब चेंज होने लगे, पॉलिटिक्स चेंज हो गया। तो जैसे छोटे छोटे उद्योग चलते थे, लोग घरों में काम करते थे, क्राफ्ट्स होते थे, वो सब चेंज होकर अचानक से इंडस्ट्रीज़ होने लगी, और टेक्नोलॉजीज़ होने लगे, कंप्यूटर का आविष्कार होने लगा, वो सारी चीज़ें बढ़ने लगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आने लगे, लोगों का लाइफ चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, खाने पीने का तरीका चेंज हो गया, उनका कल्चर चेंज हो गया, उनकी लैंग्वेज में परिवर्तन आने लगा। तो ये सारे जो नोशंस होने लगे उसको बेसिकली किनके साथ जोड़ा गया कि अब सोसाइटी में प्रोग्रेस आ रहा है, डेमोक्रेसी आ रही है, और ह्यूमन राइट्स को देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जैसे स्लेवरी ख़त्म हो रहा था, ये जो रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप था उस पर सवाल उठने लगे, कैपिटलिज्म का विरोध होने लगा, और बहुत सारी चीज़ें थीं। तो मॉडर्निटी को या मॉडर्निज्म को समझना है तो बहुत सारे एस्पेक्ट में समझेंगे, और बहुत ये डिटेल हो सकता है, हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि मॉडर्निटी है क्या। आर्ट्स में अलग तरीके से आर्ट्स पैदा हो गया, तो मॉडर्न आर्ट्स के फॉर्म आए, ऐसे साइकोलॉजी में मॉडर्न साइकोलॉजी, तो इसी तरीके से इकोनॉमी में और फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, हर जगह आप देखेंगे तो मॉडर्निटी का इम्पैक्ट दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि साइंस में भी मॉडर्न साइंस शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस दरमियान, इस टाइम पीरियड में हुई, ठीक है। लेकिन इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। आज के डेट में हम लोग अपनी जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है हमारी, तो ग्लोबल लेवल पे हम कितने ट्रिलियन की इकॉनमी हैं, हमारे देश में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों से तो हम लोग अपने नेशन के वेल्थ को, उसके प्रोग्रेस को नापते हैं। तो देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आज के समय में जो ग्लोबल इंडेक्स पे जितनी भी चीज़ों के इंडेक्सिंग होती है या रैंकिंग डिसाइड किए जाते हैं, वो सब मॉडर्न पैरामीटर्स पे ही होते हैं। तो मॉडर्निटी आज के समय में कितना इनग्रेव है, इस पर तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मॉडर्निटी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से महात्मा गांधी इसके क्रिटिक बने, ये सवाल है जिसको कि यहाँ पर इस क्लास में स्पेशली डिस्कस करना है। अब देखिए, महात्मा गांधी की एक किताब है हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो मैक्सिमम 100 पेज की किताब है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज और द फॉन्ट ऑफ द बुक, नॉट मोर देन 100 पेजेस। ये बहुत छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, बट इट इज़ फुल ऑफ द कंटेंट्स। बहुत ही अच्छी किताब है। इसको महात्मा गांधी ने तब लिखा था जब वो साउथ अफ्रीका के लिए वो इंग्लैंड से जा रहे थे शिप पे, और उसी टाइम उन्होंने गुजराती में लिखा था, और इसको डायलॉजिकल फॉर्म में उन्होंने लिखा था। डायलॉजिकल फॉर्म का मतलब है कि वो डायलॉग्स हो रहे हैं किनके बीच, रीडर के और एडिटर के बीच में, ठीक है।
तो रीडर और एडिटर के बीच में ये डायलॉग चल रहा है, जहाँ पर कि दोनों पोजीशन को देखते हुए गांधी जी ये सोच रहे हैं कि मॉडर्निटी का कैसे क्रिटिसिज्म किया जाए और हम होम रूल कैसे लेके आएँ, स्वराज की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, और ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इस छोटी सी किताब में उनका पूरा का पूरा नज़रिया, पूरा का पूरा जो उनका ओपिनियन है, विचारधारा है, वो दिखाई देता है कि वो कैसे मॉडर्निटी के खिलाफ थे, या जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम, जिस तरीके का इकोनॉमी सिस्टम, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम वो लागू कर रहे थे, उन सब से वो नाराज़ थे और उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। वो साउथ अफ्रीका में भी आवाज़ उठाए, वो इंग्लैंड में भी आवाज़ उठाए, और वो जब इंडिया आते हैं तब उन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पे और फुल फ्लेज्ड वे में एक एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मिस्ट, न केवल इतना बल्कि कांग्रेस के लीडर और देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कंट्रीब्यूटर के तौर पे ख़ुद को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में कालांतर में दिखेंगी, और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको उनके विचारों को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को, उनके उन सारे एक्सपीरियंसेस को देखना है कि कैसे कैसे उनका व्यू पॉइंट डेवलप होता है, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी 1927 और 1929 में। इस रेस्पेक्टिवली इसके वॉल्यूम 1 और 2 पब्लिश हुए थे। बाद में इसको महादेव देसाई ने 1940 में ट्रांसलेट किया था। बहुत ही अच्छी बुक है और लगभग 400 पेज की ये किताब है इंग्लिश में, और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एक बार ये किताब। उसमें महात्मा गांधी के विचार, ख़ासतौर से उनका मेडिसिन को लेके क्या विचार था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके क्या विचार था, कैसे सत्याग्रह को इस्टेब्लिश किया, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को कैसे उन्होंने संभाला, और ट्रुथ के लिए उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, और कैसे वो अपने विचारों को फ्रेम करते थे और उस पर अडिग रहते थे। इन सब के बारे में बहुत ही बारीकी से उनके अब खुद के अनुभवों के द्वारा इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। लेकिन बेसिकली हिंदू स्वराज और गांधी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो कि भीखू पारेख द्वारा लिखी गई किताब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी के कंसेप्ट को समझने के लिए। अब ये जो किताब है भीखू पारेख की, उसका चैप्टर 5 जो है वो क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने मॉडर्निटी का विरोध किया था और अपने पॉइंट्स को कैसे रखा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा असेसमेंट है। उसमें देखिए वो कहते हैं कि मॉडर्निटी क्यों ख़राब है या मॉडर्निटी के वो विरोध में क्यों है, क्योंकि मॉडर्निटी को अपनाने वालों में लैक ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट पाया जाता है। यानी कि जो मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्निटी है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो इट्स मटेरियलिस्टिक इन इट्स नेचर, और जहाँ पर मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं लोग या मटेरियलिस्ट होते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा परिग्रह करना, बहुत ज़्यादा जुटाना और ज़्यादा अमीर बन जाना, ज़्यादा चीज़ें रखना, भोग करना, इन सब के पीछे भागते हैं और सेल्फ रेस्ट्रेंट, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को भूलते हैं। तो इसलिए जो लैक ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट है उसके कारण मॉडर्निटी का क्रिटिसिज्म करते हैं। ऑल्सो उनका कहना है कि इसी की वजह से जो कैपिटलिज्म हुआ वो बढ़ता गया, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो लोग अधिकार करते गए वो हुआ, साम्राज्यवाद आया, लोगों को जो स्लेव बनाने का तरीका है वो सारी चीज़ें, या ज़्यादा से ज़्यादा आराम हमें मिल जाए और दूसरे लोग हमारे लिए काम करें, ये सब यहीं से आता है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ रेस्ट्रेंट की कमी हो जाती है। तो इसके कारण मॉडर्निटी को ख़राब कहते हैं। दूसरा है नैव रैशनलिज्म। वो कहते हैं कि रीज़न पर बहुत ज़्यादा ही फोकस किया गया है मॉडर्निटी में। मॉडर्निटी का एक इम्पैक्ट है कि आप रीज़न को ही सब कुछ मान लेते हैं, और इसके कारण जो भी रीज़न के बियॉन्ड है उसके पीछे फिर आप तर्क देने लगते हैं और उसी तर्क से उसको बाइनरी लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं जो उसके रेल में नहीं है, जैसे कि गॉड हुआ या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड एट्सेट्रा। तो इसको आप ख़त्म करने लगते हो। तो ये कहते हैं कि हमारा जो इमोशन है या जो फेथ है, इन सब पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मटेरियलिस्टिक पार्ट है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो रीज़न है, जो इंटेलेक्ट है, उसी पर फोकस किया गया। इसलिए ये एक तरफा विकास है और इसलिए भी ये मॉडर्निटी के ख़िलाफ़ हैं। फिर ये कहते हैं ये स्टेटिस्ट कल्चर है। मॉडर्निटी का असर ये हुआ कि जो स्टेट था उसी स्टेट के पास सारी पावर आ गई। पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है मॉडर्न स्ट्रक्चर में। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक अंपायर खड़ा कर दिया, पूरा सूरज ही नहीं डूब रहा है उनके अंपायर में, और सब जगह उसको बढ़ाते जा रहे हैं। उसके लिए उनको जितने भी क्रूड और ख़राब तरीके अपनाने
पढ़ सकते हैं वो सब वो अपना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है वो व्यक्ति को करप्ट करता है, और इसीलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। पंचायती राज उन्हीं की देन है एक तरीके से देखी जाए तो गांधी जी स्टेटिस्ट कल्चर के कारण मॉडर्निटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और रिस्पॉन्स करते हैं वो मॉडर्निटी को कि आज के समय में ज़रूरी क्या है। सेल्फ रेस्ट्रेंट ज़रूरी है, सत्याग्रह ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, ट्रुथ ज़रूरी है, लव ज़रूरी है, हमारे इमोशंस भी ज़रूरी है, हमारा फेथ ज़रूरी है, और इन सब को इसी तरीके से बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। वो रिस्पॉन्ड करते हैं मॉडर्निटी को कि मॉडर्निटी इज़ नॉट एवरीथिंग, इवन इनफैक्ट वो वार्न करते हैं लोगों को कि मॉडर्निटी के चंगुल से बच के रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसका असर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमरिज्म की जो भावना है वो सब हमें ख़त्म कर देगी, और हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर देगी, हमारे समाज को ख़त्म कर देगी, हमारे वैल्यू सिस्टम को ख़त्म कर देगी। इसलिए वो मॉडर्निटी के खिलाफ मुखरता से बोलते रहे हैं। अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें कि गांधी जी ने किन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया और किन चीज़ों को प्रमोट किया, और क्या उनके आइडियाज़ अभी भी रेलेवेंट और एप्लीकेबल हैं, क्या आज के समय में भी गांधी जी की बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी ने क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत ही ह्यूमनाइजेशन काइंड ऑफ एक पावर गेम है। वो बिल्कुल भी मनुष्य को मनुष्य की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो गलत तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस की या विकास की उन्होंने गलत व्याख्या की है, और वो जो कर रहे हैं वो एक सही तरीका नहीं है जीवन जीने का। तो उनकी जीवन पद्धति, उनकी जीवन शैली, उन सबको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, और उसके बदले में इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि लोग इतने अलग हैं, सबकी वेशभूषा, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें इतनी अलग हैं, खान पान, कि सबको एक जैसे देखना या एक ही तरीके से उनको ट्रीट करना, एक ही डंडे से सबको हाँकना, ये सही नहीं होगा। तो उनकी जो यूनिकनेस है उसको बचाए रखते हुए उनको उनका पावर दिया जाए जिसकी उसको ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के फेवर में वो थे, और इसलिए वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत महत्व नहीं देते या बहुत उसको अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कॉन्स्टेंटली कि ये लोग गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कल्चर को। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का उन्होंने बहुत ही मुखरता से विरोध किया, और उसकी जगह पे जो होम रूल था, स्वराज था और हमारा स्वदेशी था, उसको प्रमोट किया कि हमें अपना जो है वो दायित्व चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए अपने नेशन में, न कि हमें कोई और लोग कंट्रोल करें, अथॉरिटी किसी और के पास हो, ऐसा नहीं होगा। तो स्वराज की, होम रूल की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। इसलिए लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन की हर एक सोशल जो डोमेन है उसमें जो चीज़ें उगती हैं या प्रोड्यूस होती हैं स्मॉलर स्केल पे, उन चीज़ों का कंजम्पशन होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने घरों के आसपास अपने वातावरण में रहते हुए एक नेचुरल लाइफ लीड करते हुए रोज़गार भी पाएँ, अपना परिवार भी पालें, और वो जो भावनात्मक जुड़ाव और लगाव होता है वो बना रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में हम लोग देखेंगे जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं इस पॉइंट में, तो वो कहते भी हैं कि जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, मैकेनाइजेशन बढ़ता है, उसका असर हमारे इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है, हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है। और हेल्थ कौन सा, हमारा फिजिकल हेल्थ भी, हमारा मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ भी, और हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी, ये सब प्रभावित होते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी के पक्ष में नहीं थे। वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट है इसकी बात वो अपने ऑटोबायोग्राफी में भी करते हैं कि क्यों उन्होंने अपने बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ट्रेन नहीं किया। और उसका एक बार उन्होंने मलाल भी अपनी किताब में व्यक्त किया है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे बच्चों को उस तरीके की स्कूली शिक्षा नहीं मिली, लेकिन इस बात की उनको खुशी भी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सिखाने पढ़ाने की कोशिश की, और वो सिखाया जो उनके लिए ज़रूरी था, न कि उन स्कूलों में भेजा जहाँ पे उनको अंग्रेज़ी भाषा में, जो कि उनकी मदर टंग नहीं थी, और उन पर फोर्सफुली जो है इम्पोज किया जा रहा था पढ़ने के लिए, वो सब उनको नहीं करना पड़ा। तो इसके लिए लोग भी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि महात्मा गांधी के बच्चे उनकी तरह महान नहीं बन सके। लेकिन जो भी था, महात्मा गांधी ने कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, वो क्लर्क पैदा करना चाहता है, वो बच्चों के जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जिसके बारे में बाद में
उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जब उन्होंने चलाए थे, रचनात्मक कार्य जब उन्होंने चलाए थे, तब भी ये बात की थी कि हम लोगों में बहुत रचनात्मकता है, और ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो कंस्ट्रक्टिविटी है हम सब के अंदर, उससे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम जो बन सकते हैं, वो ये एजुकेशन सिस्टम हमें बनने नहीं देता है। क्योंकि वो 10 ठो सब्जेक्ट बता दिया कि आप सबको वही पढ़ना है, उसके बाद वो आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, अभी बैठना है, इस टाइम पे लंच करना है, इस टाइम पे खेलना है। डिसिप्लिन तो है, लेकिन वो डिसिप्लिन किस तरीके की डिसिप्लिन है? जो आपको क्लर्क बना रही है, जो आपको ऐसा बना रही है जैसे फौज में होता है निश्चित टाइम से, तो महात्मा गांधी के हिसाब से वो आपको ऐसा बना रही है कि सिर्फ आप उनको सर्व कर सको। वो आपके थिंकिंग को, आपके जो अंदर की जो चीज़ें हैं, आपका जो एक सहज लगाव है या जो फ्लो है, हम सब के अंदर अपना एक खुद का यूनिकनेस होता है, हमारी खुद की चॉइस होती है, जिसके बारे में रॉबर्ट ग्रीन ने भी अपनी बुक मास्टरी में बात की थी। तो उन सबको वो फलने फूलने का मौका नहीं देते, इसलिए वो कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। और कई बार गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि वो वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी उसके भी पक्षधर हैं। और वर्ण आश्रम के हिसाब से जब वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कैसे वो अपना पेशा, अपने प्रोफेशन को चुनता है, वृत्ति की बात करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे की क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन मोर और लेस हमें समझना ये है कि गांधी जी चाहते थे कि वैल्यू लोडेड एजुकेशन हो, वैल्यू लैडिन जो मॉरल एजुकेशन है वो बच्चों को दी जाए, बच्चों को फलने फूलने का मौका दिया जाए, उनको क्रिएटिव बनाया जाए, न कि उनको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश भाषा में पढ़ा के उनको उनके मदर टंग से, उनको उनके कल्चर से, उनको उनके वैल्यूज़ से, संस्कारों से दूर कर दिया जाए। इसलिए वो वेस्टर्न कल्चर के थोड़े खिलाफ थे। अब एलोपैथी मेडिसिन को देखा जाए, ये भी मॉडर्निटी का एक प्रोडक्ट है कि मॉडर्निटी में ही साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए और जिसमें मेडिसिनल डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट्स हुई, तो एलोपैथी की मेडिसिन आती हैं जिस पर वो भरोसा नहीं करते थे। और न तो वो नॉन वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते थे, ना ही इस तरीके के ड्रग्स को, अल्कोहल्स को, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके सत्य के साथ प्रयोग में आप देखेंगे कि वो कैसे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के माध्यम से अर्थ ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, इसके माध्यम से अपना, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का और अपने साथियों का इलाज किया करते थे। और उसमें उनकी जो निष्ठा थी वो गहरी होती गई। उनको लगा कि नहीं, ये मेरा सत्य के साथ प्रयोग है जो कि सफल हो रहा है। और वो एलोपैथिक मेडिसिन या जो वेस्टर्न जो चिकित्सा थी, मेडिकल ट्रीटमेंट था, उसको बहुत सपोर्ट नहीं करते थे। ख़ासतौर से वो बार बार इस बात को लिखते हैं कि जो वेस्टर्न डॉक्टर्स होते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, वो अक्सर बात बात में, छोटी छोटी बीमारियों में आपको नॉनवेज खाने की सलाह देने लगते हैं। थोड़ी ठंड होती है, आपका शरीर ठंडा होता है या कुछ भी कोल्ड होता है, तो आपको अल्कोहल कंज्यूम करने की सलाह देते हैं। और इसलिए भी थोड़ा वैल्यूज़ के कारण, थोड़े इंडियन कल्चर के कारण, थोड़े धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण महात्मा गांधी इन सब चीज़ों के विरोध में थे। अब उनका जो रेलवे, मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब का जो विरोध था, जो कि वो कहते हैं कि मॉडर्निटी के ये सब बाई प्रोडक्ट हैं, मॉडर्निज्म के कारण ही ये रेलवे का विकास हुआ, साइंस ने बनाया, रेलवे बना दिए, है ना, मेडिसिन बना दी, इंडस्ट्रीज़ लगा दी, बड़ी बड़ी मशीनें बहुत बड़ी बड़ी तैयार कर दी। इन सब के नुकसान वो क्या हुए? तो महात्मा गांधी कहते हैं इन सब का नुकसान ये हुआ कि व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड होना पड़ा। जो श्रम का अधिकार था लोगों के पास, हर एक व्यक्ति श्रम कर सकता था, वो फिजिकल लेबर के बहुत बड़े पक्षधर थे और कहते थे कि हर एक व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। लेकिन रेलवे, इंडस्ट्रीज, मशीन, इन सब ने क्या किया? इन सब ने व्यक्ति के श्रम को एक तरीके से ख़त्म कर दिया। अब ये कहते हैं कि जैसे आपको दूर जाना है कहीं, तो आप कई दिन जाते थे, है ना, तो वो टाइम आपका रेलवे ने बचाया। लेकिन वो जो टाइम आपके पास बचे, उसका आपने क्या सदुपयोग किया या आप क्या करेंगे, ये अगर आपने नहीं सोचा तो फिर आपका टाइम बचाने का कोई मतलब नहीं है। और ये महात्मा गांधी का भी कहना था कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, मैकेनाइजेशन होता है, तो आपका जो काम आप महीनों भर में करते थे, जैसे कि पहले कपड़े बुनते थे, तो मान लीजिए जो कपड़े महीने भर में बुने जाते थे, उन कपड़ों को अब आप जो है मिनटों में बुन रहे हैं, मशीनें बना के दे दे रही हैं। आपके हाथ का काम कहाँ गया? वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो रोज़गार के लिए तरसने लगेगा। आज
एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, और इस पर आप सोच सकते हैं, क्रिटिकली सोच सकते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज़ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्या मैकेनाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, या रेलवे ने क्या हमारा टाइम ख़राब किया है कि बचाया है कि क्या किया है। इस पर तो एक डिबेट हो सकती है, एक अच्छा खासा वाद विवाद हो सकता है। एंड बीइंग अ फिलोसफी स्कॉलर्स, ये आप लोग के लिए एक ओपन क्वेश्चन है कि आप लोग सोचिए कि महात्मा गांधी जो बातें कह रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए हमें उस टाइम पे वार्न कर रहे थे ऑलमोस्ट 130 ईयर्स अगो, क्या वो आज भी रेलिवेंट है? क्या ऐसा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, रेलवे, एलोपैथिक मेडिसिन, वेस्टर्न एजुकेशन ने सिर्फ हमारे समाज का नुकसान किया है? अगर नहीं, तो जो फ़ायदे किए हैं वो भी आपको काउंट करने पड़ेंगे कि उनके फ़ायदे क्या थे और नुकसान कहाँ थे, क्या हुआ। जैसे नुकसान की बहुत बातें की जा सकती है। महात्मा गांधी ने तो तभी कहा था कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट ध्वस्त हो जाएगा। और आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और इतनी सारी चीज़ें और इतने साइंटिस्टों के जो आए दिन जो वार्निंग्स आ रही हैं, वो क्या दिखा रही हैं कि हमने क्या हालत कर दी है धरती की। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो हवा में बात कर रहे थे, आउट ऑफ द ब्लू बात कर रहे थे, कोई रीजनिंग नहीं थी उनके पास। इन सब चीज़ों के आर्ग्यूमेंट्स थे, प्रॉपर उनके पास वजहें थी ये सब चीज़ें कहने की, और उनके पास सॉल्यूशन भी थे। अगर वो ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उन्होंने बताया भी कि उसकी जगह पे क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात की, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात की, एंड इनफैक्ट अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ कहीं लगें तो उस समय पर ट्रस्टीशिप की बात की कि अगर कोई बड़ी एजेंसी लगती है या कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है जहाँ पे मशीनें हैं या बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू होना चाहिए। वहाँ पर ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए, न कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बना के कैपिटलिस्ट बन के बैठ जाएं। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो बहुत छोटी छोटी अपनी झुग्गी झोपड़ी में बैठ के भी लोग काम कर लेते हों, या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जैसे गांव के स्तर पर या छोटे जगहों के स्तर पर कोई इंडस्ट्री हो जहाँ पे आसपास के लोग वहाँ पे काम करते हों और कमाते हों और लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हों, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ के वो पक्ष में थे। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ थे, ऐसा नहीं था कि वो मशीनों के ख़िलाफ़ थे। वो लिखते भी हैं, मिडल्टन ए मरी ने इसके बारे में लिखा भी था। मिडल्टन ए मरी एक क्रिटिक हैं गांधी के, और काफ़ी बातें उन्होंने की हैं गांधी के बारे में, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो ये कहा भी जाता है कि जो गांधी जी थे वो मशीनों के विरोधी नहीं थे। वो तो खुद कहते थे कि मेरा चश्मा भी एक मशीन है, मेरा चरखा भी एक मशीन है, लेकिन मैं ये मशीनों के पीछे का जो पागलपन है, जो लोग चाहते हैं कि मेरा हर काम मशीनों से ही हो जाए, उसके विरोध में थे। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके का लाइफ चाहते हैं, किस तरीके का समाज चाहते हैं, किस तरीके का जनजीवन चाहते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने क्या नुकसान किया, मॉडर्निटी ने क्या नुकसान किया, उसका क्या क्या असर हुआ। इंडिविजुअलिज्म या कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस बढ़ गए, और उसके कारण जो मॉरल डीके हुआ, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ थे उसमें जो डिके हुआ, या हमारा जो सोशल डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है। और इन सब का विरोध करते हैं वो, बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी अगर आप उनके क्रिटिसिज्म देखने लगेंगे। तो वो तो एडवोकेट कल्चर जो था उसका भी विरोध करते थे, और कहते भी थे कि ये झगड़े तो सुलझेंगे नहीं, इससे जस्टिस नहीं, इससे जो है लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ेगा, नफ़रत बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। तो वो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ थे, और प्रॉपर रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो महात्मा गांधी ने मॉडर्निटी के खिलाफ बोला है, वार्न किया है लोगों को। अंधाधुंध जो मशीनीकरण है, अंधाधुंध जो औद्योगिकीकरण है, उन सब के खिलाफ वार्न किया। कहा कि इतनी इंडस्ट्रीज़ के पीछे का पागलपन ख़राब है, मशीनों के पीछे का पागलपन ख़राब है। हमें मॉडर्निटी के सिर्फ अच्छे और ठीक ठाक चीज़ों को लेना चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, है ना, लिबर्टी हो गया, ये सब चीज़ें ठीक हैं, और ह्यूमन राइट्स हो गए। लेकिन रैशनैलिटी भी ठीक है, पर इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे का पागलपन, जैसे बिल्कुल नई रैशनलिज्म ना हो जाए, बिल्कुल सेल्फ रेस्ट्रेंट ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो। और आज आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे देश या बहुत यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो बहुत वेल्दी हैं, जिन्होंने लगभग जो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है उसका पीक देख लिया है,
वहाँ पे कुछ लोग अब मिनिमलिस्ट एटीट्यूड अपना रहे हैं और वो मिनिमलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मिनिमलिस्ट बनिए, आप कम से कम चीज़ों में जिएं। और यही अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट तो कब से इंडियन फिलॉसफी में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। गांधी जी भी जिसके समर्थक थे कि कम से कम में अपना गुजारा करना है, अधिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, लालच नहीं करना है, नेचर का दोहन नहीं करना है, उसको पॉल्यूट नहीं करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना के रखना है, कम्युनिटी में एक सोशल हार्मनी बनानी है, अपने सोशल जो वैल्यूज़ हैं उनको बचा के रखना है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बचा के रखना है। और ये सारी बातें गांधी जी मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए और उसके जगह पर इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रमोट करते हुए कहते हैं। तो बाकी आप लोग सारे पॉइंट्स को देखिए, पढ़िए, समझिए और ख़ुद इस बात का असेसमेंट करिए एक कि क्या गांधी जी आज रिलेवेंट हैं, उनके कौन से विचार आज आपको लगते हैं कि सही हैं और आज के समय में ज़रूरी हैं, और कौन से विचार आपको लगते हैं कि सही नहीं है या ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो एलोपैथी है या मेडिसिन है उसने जितना नुकसान नहीं किया उससे ज़्यादा फ़ायदा कराए हैं, लोगों की जानें बचाई हैं, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो आपके पास खुला है, द फ्लोर इज़ ओपन टू यू। और आप कुछ फिलोसॉफिकल तरीके से इवैल्यूएटिव, कंपैरेटिव और रैशनल एनालिटिक मोड में अपने व्यूज़ यहाँ पे रख सकते हैं। और कभी भी इस तरीके के जब प्रश्न आए आपके सामने तो आप सारे पॉइंट्स को, उसके प्रॉस को, कॉन्स को, मेरिट्स को, डीमेरिट्स को, फ़ायदे नुकसान सबको इवैल्यूएट करिए। आज के सोसाइटी को देखिए, आज के लोगों को देखिए, उनके तौर तरीक़ों को, रहन सहन को देखिए, उनके विकास के जो पैमाने हैं उनको देखिए और फिर उस रेल्म में, उस पर्टिकुलर डोमेन में आप देखिए कि क्या गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी रेलेवेंट हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों, हैं तो किन किन वजहों से और नहीं है तो किन किन वजहों से। बाकी दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर महात्मा गांधी ने बात की है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उनका दूसरा सोशियो पॉलिटिकल थॉट या आइडिया। तब तक के लिए थैंक यू।